हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही लूप पर लगने वाला जो बल है उसके कारण बल युग्म का बल आघूर्ण। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर अपन ने किसी भी लूप को, करंट कैरिंग लूप को यानी धारावाही लूप को हम उसमें लटका दें तो उस पर एक बल आघूर्ण लगेगा। क्यों लगेगा ऐसा समझेंगे। अपन लास्ट टॉपिक में अपन पढ़कर आए थे कि अगर दो वायर हैं और उसमें अगर करंट एक दूसरे के पैरेलल है और करंट पास करता है, एक में I1 और एक में I2, तो ये वायर इसको और ये वाला वायर इसको एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं समान मात्रा के बल से। F/L अपन ने निकाला था तो कितना आया था, μ0/4 पाई I1 I2/R। R थी उनके बीच की जो दूरी थी, ठीक। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि इनमें धारा की जो दिशा है परस्पर विपरीत हो, यानी एक करंट और एक करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये I1 है और ये I2 है, उस केस में क्या होगा, इसमें भी फोर्स लगाएंगे लेकिन ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों करेंगे, केवल और केवल जो परिवर्तन हुआ है वो धारा की दिशा बदलने के कारण हुआ है। पहले तार जैसे करंट है उसमें तो कंडीशन ऐसी की ऐसी आने वाली है, दूसरे कार में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर निकाला था वो अंदर की तरफ था, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो भी कैसा हो जाएगा, अंदर की तरफ, ठीक है। अब इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, बल के कारण देखो ये जो लॉ है फादर मदर चाइल्ड, उससे अपन अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स निकालें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, इसमें अंदर की तरफ था, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। पिछले केस में करंट ये था तो फोर्स इधर लगा, अब करंट पहले से अपोजिट हो गया नीचे, तो फोर्स इधर हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर, पिछले केस में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर था क्योंकि धारा इधर बह रही थी तो हथेली ऊपर है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर था, लेकिन अब धारा उल्टी बह रही है तो हथेली नीचे है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया। अब करंट ये है तो फोर्स इधर लग गया, तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे, ऐसी कंडीशन में अगर हम इनको दो अलग अलग वायर में लेकर एक लूप मानकर काम करें, अगर ये लूप जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे ये हमने लूप ले लिया तो ये जो करंट है वो सेम रहेगा, एक लूप है तो जो करंट इधर जा रहा है ये करंट ये करंट ये करंट, तो आमने सामने की जो भुजाएं हैं इसकी, आमने सामने की जो पैरेलल आर्म्स हैं उसमें क्या करेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा एक बराबर लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे को रिपेल करेगा। इनमें जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से रिपेल करेगा। ऐसे इसमें जो फोर्स होगा वो एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर हटेंगे, ऐसे ही एक दूसरे से दूर हटाएंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक कपल ऑफ फोर्स यानी बलों का युग्म बन जाएगा, बल युग्म, कपल ऑफ फोर्स हो गया। और कपल ऑफ फोर्स अगर एक डायरेक्शन में, लाइन ऑफ एक्शन उनकी सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जितना फोर्स, जैसे ये वायर अपन मान लेते हैं कि ये वायर हमने लिया और यहाँ पर इसके ऊपर हमने कोई फोर्स लगाया, तो जितना फोर्स हमने इधर लगाया उतना ही फोर्स इधर, तो ये एक दूसरे के बराबर अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ना होकर आगे पीछे हो जाए, एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है और एक की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर काम करेंगे, यानी इनकी जो भुजाएं हैं कार्य करने की भुजाएं, बल्कि जो भुजाएं वो अलग अलग होगी। एक ही होगी तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन अलग अलग होगी तो क्या करेंगे, मिलकर एक कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, और कपल ऑफ फोर्स क्या करेगा, उस पूरे सिस्टम को घुमाना शुरू कर देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर ये अगर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, एक डस्टर को हमने ले लिया एक इधर और एक इधर, तो बराबर हो गया 0। लेकिन अगर डस्टर तिरछा है तो इस पर फोर्स तो ये रहा, तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो ये रही और इसकी लाइन ऑफ एक्शन है ये रही, तो दोनों अलग अलग हो गए। दोनों क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे, जैसे दरवाज़ा घूमता है, लाइन ऑफ एक्शन उनके अलग अलग, तो दरवाज़ा घूमकर और कैसा हो जाएगा, इसको उस स्थिति में लाने की प्रयास करेंगे जिसके कारण ये क्या कर जाए, एक दूसरे का जो लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के बराबर आ जाए, एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं, और जिससे एक दूसरे के ऊपर कोई एक क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स ना लगाए। तो उस कंडीशन में ये पूरा का पूरा सिस्टम घूमना शुरू कर देगा, उस पर एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। वो कितना टॉर्क होगा, वो टॉर्क अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक। तो ध्यान से समझेंगे, हमने क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, तो उसके लिए दो मैग्नेटिक पोल चाहिए। मैग्नेटिक पोल हमने लिए, एक ये पोल ले लिया और ये मैग्नेटिक पोल ले लिया। लेट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ।
तो एक ये उत्तरी ध्रुव और एक ये दक्षिणी ध्रुव है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे ये कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी ये बी वेक्टर ये होगी, कहाँ से होगी, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, एक जैसा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब इस फील्ड के अंदर हमने एक कोई रिजिड एंड ले लिया, एक दृढ़ सिरा, और उस सिरे से हमने क्या काम किया, एक लूप को सस्पेंडेड कर दिया, एक धारावाही लूप है उसको हमने लटका दिया। हमने माना लूप की जो प्रारंभिक अवस्था वो ये है, ये लूप की प्रारंभिक अवस्था ये हमने मान ली, ये P, Q, R और ये S, ये लूप की अवस्था हमने प्रारंभिक स्थिति मान ली, यानी घूमने से पूर्व। और ये अगर ये लूप इस कंडीशन में, ये लूप हमने लिया है P, Q, R और S, जैसे अपन इसको ले सकते हैं, ये P सिरा, ये Q सिरा, ये R सिरा, ये S सिरा, ये इसकी इनिशियल एज मान ली। लेकिन अगर ये कहीं तिरछा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, तो कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पर ये बेंट हो जाएगी, थोड़ी सी घूम जाएगी। ये थोड़ा सा बेंट हो गया, और बेंट को इसको तो हमने एजिट मान लिया है ये, और ये बेंट कंडीशन जो है, मुड़ी अवस्था है, वो ये आ गई। तो ये आ गया, हमने मान लिया ये पहुंच गया P डैश पर, ये पहुंच गया Q डैश पर, ये पहुंच गया R डैश पर, ये पहुंच गया हिस्सा S डैश पर, ठीक है। और इनकी जो कोणीय स्थिति यानी इस अवस्था से यहाँ तक ये कोणीय स्थिति हमने मान ली है थीटा है, कि थीटा कोण पर घूम जाता है, घूमा हुआ है किसी कंडीशन में। हमने माना कि ये P से लेकर Q और जो R से लेकर S है ये भुजाएं एक बराबर है, इसको हमने B मान लिया, और P से लेकर S और Q से लेकर R ये एक बराबर है, तो उसको L मान लिया, यानी इसकी जो लंबाई है वो तो L मान ली, और जो चौड़ाई है वो हमने कितनी मान ली, B मान ली। इसमें हमने कोई करंट दिया, ये I, ये यहाँ से प्रवेश करेगा तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा, ये करंट I माना, तो ये करंट का मार्ग हो गया, रास्ता। इस तरीके से ये करंट चक्कर मारते हुए बाहर निकल गया। अब ये आमने सामने के जो तार हैं, इन तारों के ऊपर कुछ ना कुछ बल लगेगा, तो पहले हम इनके बारे में, बलों के बारे में विचार कर लेते हैं। तो इस पर कितना बल लगेगा, तो फोर्स किस पर, ऑन PS एंड QR, तो आमने सामने की L लंबाई की हो जाए उसके ऊपर बल के बारे में विचार कर लेते हैं। तो ये हमने मान लिया F, चाहे वो PQ पर है, चाहे वो सॉरी PQ नहीं, PS भुजा पर है, या वो QR भुजा पर है, एक बराबर होगा, कितना होगा, तो F इक्वल टू फॉर्मूला होता है IBL sin थीटा। तो करंट तो इसमें I है, B चुंबकीय क्षेत्र वो B है, और इसकी लंबाई कितनी है L, और साइन। अब होगा क्या कि जो हमने लूप लिया है वो चुंबकीय क्षेत्र, जैसे लूप के बारे में, तार के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तार PQ तार है, कहीं पर भी घूम कर आ जाए, किसी भी जगह से पूरा चक्कर मान ले, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र हमेशा कैसा रहेगा, लंबवत रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और ये एक दूसरे का हमेशा कैसे रहने वाले हैं, परपेंडिकुलर रहने वाले हैं। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये फोर्स जो हो जाएगा FPS या FQR, इसकी वैल्यू हो जाएगी IBL। लेट दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। और फोर्स किस पर निकालना है हमको, ऑन, अब जो PQ है एंड RS है, ये जो वायर है इस पर FPQ इक्वल टू FRS, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा I, मैग्नेटिक फील्ड V, और लंबाई की जगह इसकी चौड़ाई यानी इसकी जो भुजा है वो कितनी है, B है, तो IBB, और साइन, ये किसी भी कंडीशन में, तो ये हमने मान लिया किसी भी इंस्टेंट पर वो थीटा एंगल मान लिया, तो साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वायर, ये जो PQ वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल भी होगा और घूमता भी जाएगा, परपेंडिकुलर भी आएगा, फिर अपोजिट भी हो जाएगा, तो ये इस कंडीशन में ये बेंड करेगा।
इस तरीके से जब रोटेशन करेगा, घूमेगा, तो कोण बदलता जाएगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमने थीटा का एंगल मान लिया तो ये थीटा हो गया। लेकिन इस पर हम फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो इस वाले वायर पर, जैसे ये ऊपर वाला वायर है, ये आपका पी क्यू वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड में किसी क्षण ये थीटा कोण पर रखा है। ये जो कंडीशन है इसके साथ ये एंगल थीटा है। यहाँ पर जो फोर्स लगेगा तो फोर्स कैसा लगता है, तो फोर्स हमेशा कैसा लगेगा, डायरेक्शन ये रहती है। तो कैसी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है। और ये इस पर ये जो बी भुजा है, ये पी क्यू, यहाँ पर ये 90 डिग्री और ये हमने मान लिया किसी स्थिति पर कोण थीटा पर है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा। नीचे वाले पे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड वैसा के वैसा ही है, लेकिन ये जो करंट है वो कैसा हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसा हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, एफ पी क्यू, और इस पर जो नीचे की तरफ लगेगा ये जो फोर्स होगा पी क्यू बराबर आर एस, ये तो बी है, और पी एस बराबर क्यू आर, ये हमने एल मान लिया। और ये जो फोर्स है एफ कौन सी भुजा पर है, तो आर एस भुजा पर है। तो इस लूप पर एक तो बल लगेगा ऊपर की तरफ और एक बल लगेगा नीचे की तरफ, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन ये है कि ये कहीं पर भी घूम कर पहुँच जाएँ तो ये लाइन ऑफ एक्शन वो यही रहेगी, मिड लाइन। तो मिड लाइन पर ये रोटेशन रहेगा और हमेशा बल की मात्रा बराबर रहेगी और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। इसलिए ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कौन से थे, एफ पी क्यू और ये एफ आर एस, ये जो दोनों फोर्स हैं हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को हमेशा कैंसिल करेंगे। लूप कहीं पर भी रोटेशन करे, कहीं पर भी घूम कर आए, इस पर बल हमेशा ऊपर रहेगा, इस पर बल हमेशा नीचे रहेगा। और क्रिया रेखा की जो क्रिया रेखा है यानी लाइन ऑफ एक्शन है वो एक जैसी रहेगी, इसलिए ये एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब कंडीशन आती है इनके ऊपर, तो ये जो फोर्स है इस वाली भुजा पर वो तो इसको इधर की तरफ बेंड करने की कोशिश करेगा, और इस पर जो फोर्स है वो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। ये फोर्स था एफ पी एस और ये था एफ क्यू आर। तो ये दोनों, अब जैसे ये कंडीशन में ये ऐसे ना होकर ऐसे होंगे तो क्या करेंगे, घुमाकर इसको संरेखित करने का प्रयास करेंगे। तो ये क्या करेंगे, कपल ऑफ फोर्स लगाएंगे। तो जैसे ही कपल ऑफ फोर्स बनेगा, तो जैसे ही कपल ऑफ फोर्स बना तो वो इसको रोटेट करेगा, और रोटेशन की वजह से क्या आएगा, इसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो नाउ टॉर्क यानी बल आघूर्ण कितना लगेगा, तो ए टो इज इक्वल टू कितना होता है, बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। तो फोर्स मल्टीप्लाई किससे करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये एफ चाहे पी एस ले लो या एफ क्यू आर ले लो, तो कपल ऑफ फोर्स में कोई सा एक फोर्स लेना है, इनटू क्या करना है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की किसके हो रहा है, बी। इसका हमको कौन सा घटक लेना है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, लंबवत दूरी। तो पी क्यू, तो पी क्यू का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपने को लेना है। तो ये तो कितना है, ये है आई बी एल, और इसका कंपोनेंट किसका लेना है, बी का। कौन सा कंपोनेंट लेना है, वर्टिकल। वर्टिकल कौन सा होता है, साइन। तो ये हो जाएगा बी इंटू साइन थीटा, क्योंकि कंडीशन एंगल कितना है इसका, थीटा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। लेकिन इसमें अगर हम इतने वाले पोर्शन को देखते हैं तो एल इंटू बी, एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, लेंथ और ब्रेड्थ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, एरिया। तो ये क्या मिल गया हमको, एरिया मिल गया। किसका एरिया मिल गया, इस पूरे लूप का। इस पूरे लूप का एरिया लगाएंगे तो टॉर्क मिल जाएगा हमको आई बी ए साइन थीटा। ये फॉर्मूला हो गया। एक कंडीशन इसमें और मान सकते हैं, टॉर्क है तो ये न्यूटन इंटू मीटर हो गया। कंडीशन क्या मानी कि इफ नंबर ऑफ टर्न आर एन, ये लूप हम केवल एक तार का ना मानकर इसमें एन चक्कर मान लिए, दूसरा तार, तीसरा तार, या कई सारे समूह बना लिए, गुच्छा बना लिया, नंबर ऑफ टर्न्स एन है, देन तो टॉर्क कितना मिला, तो टॉर्क मिल जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा।
न्यूटन इंटू मीटर। ये फॉर्मूला हमको मिलता है किसका, टॉर्क का। लेकिन इसमें एक कंडीशन अपने को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कंडीशन के लिए अपन इस फॉर्मूले के बारे में यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो कंडीशंस क्या है वो ध्यान देंगे। इसको हम अगेन लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू NIA और B साइन थीटा, इसको सेपरेट कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स हटा दो तो केवल IA बचा और B साइन थीटा। ये हमने एक इसकी कंडीशन निकाली न्यूटन इंटू मीटर। एक टॉर्क हमको जो रिजल्टेंट मिला वो ये मिला। आप ध्यान कीजिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा था पहली लेसन में, तो उसमें आपने पढ़े थे डाइपोल, और डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव, और विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने कंडीशन निकाली थी। तो उस पर अक्ष की पर तीव्रता नेक्स्ट पर यानी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑन इक्वेटर दोनों जगह निकाली थी, और एक चीज अपन निकाली थी वहां पर टॉर्क। तो वी नो दैट, तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कितना होता है, टो इक्वल टू, अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला PE साइन थीटा, ध्यान आया। टो इक्वल टू क्या था, PE साइन थीटा। E क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साइन थीटा उसकी एंगुलर पोजीशन है, और P क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हम इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करें तो साइन थीटा यहाँ पर है और साइन थीटा यहाँ पर है, एक जैसी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो E और मैग्नेटिक फील्ड है तो B। ये टॉर्क है, ये भी टॉर्क है। कंपेयर करने पर हमको दिखाई देता है कि ये साइन थीटा B और E और टॉर्क। तो जो काम यहाँ पर P कर रहा है वो काम यहाँ पर कौन करेगा, NIA। तो ऐसा कंपेयर करने पर हमको महसूस होता है, हमको प्राप्त होता है कि जो काम यहाँ पर P ने किया वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, NIA। P को क्या बोलते हैं, तो P को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो टर्म है हमको NIA, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो हियर NIA इज सेड टू बी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो NIA की जगह हम M लगाएंगे, और M क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट हो जाएगी M की। N नंबर ऑफ टर्न है, कोई यूनिट नहीं। I इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर, A एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। डाइपोल मोमेंट का काम करेगा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब हमको जो फॉर्मूला मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, ध्यान देंगे। तो टॉर्क इज इक्वल टू MB साइन थीटा, न्यूटन इंटू मीटर, और इन वेक्टर्स फॉर्म, सदिश राशि है तो वेक्टर्स फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो टो वेक्टर इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये किसी भी लूप पर लगने वाले बल युग्म का बल आघूर्ण। इस तरीके से हम डाइपोल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ M जो हमको मिला वो NIA है, जरूरी नहीं है आपको N लगाना, IA भी किसका काम करता है, M का। नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है तो IA M का काम करेगा। ये रिजल्ट M की वैल्यू IA के बराबर होती है, नंबर ऑफ टर्न से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके से हम बल आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, तो इस इंपॉर्टेंट फैक्टर का यूज करते हुए आगे अपन कुछ डिवाइसेस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।